मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द पेपर वॉइस में। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि दिनांक 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST रिजर्वेशन के बारे में एक जजमेंट दिया है। इस जजमेंट पे सकारात्मक और नकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, जिसमें सकारात्मक कम और नकारात्मक प्रतिक्रियाएं ज़्यादा है। ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का ही निर्णय 2004 और उसके बाद एक निर्णय और हुआ। उन दोनों निर्णयों में कंट्रोवर्सीज के कारण मामला संविधान पीठ को रेफर किया गया, जिसका कल निर्णय आया है। इस निर्णय का असर भविष्य में क्या होगा, यह तो इस निर्णय को इम्प्लीमेंट करने वाले लोग जानेंगे। बाबा साहब ने स्पष्ट कहा था कि संविधान अच्छा या बुरा नहीं होता, यह निर्भर करता है कि उसको कौन लागू कर रहा है। यही कुछ बात इसमें भी है कि इस निर्णय को लागू कौन करेगा, कैसे करेगा। मोटा मोटी ये रहा कि शेड्यूल कास्ट, सारा मैटर शेड्यूल कास्ट से संबंधित था। आंध्र प्रदेश ने अपना एक रेजोल्यूशन पास किया और उसमें शेड्यूल कास्ट के अंदर 4 कैटेगरी बनाई, A, B, C, D, और उसके अनुसार उसने 15% के आरक्षण को डिवाइड किया, कहीं 1%, कहीं 2% से। और उसके मुख्य कारण यह था कि शेड्यूल कास्ट के कुछ जातियां जो एजुकेशनली एडवांस थी, वो आरक्षण में सबसे बड़ा हिस्सेदारी ले रही थी, और जो जातियां वास्तविक रूप से कमजोर थी उनको कुछ भी नहीं पा रहे थे, कुछ भी नहीं मिल रहा था। इसी तरह पंजाब हाई कोर्ट ने निर्णय दिया, हरियाणा ने क्लासिफिकेशन किया था, उसके यहाँ भी कुछ ऐसी जातियां थी जिनको कभी रिजर्वेशन मिला ही नहीं शेड्यूल कास्ट में। उसने 50-50% किया था, 2 ग्रुप बना करके। इसी तरह पंजाब सरकार ने किया था। तो इसे सुप्रीम कोर्ट की कंट्रोवर्सी के कारण यह मामला ऊंचे बेंच पे गया, जिसका कल फैसला हुआ है। अब प्रश्न यह है कि इस फैसले का अंजाम क्या होगा, क्या इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। हालांकि जिन लोगों ने भी ये ग्रुप बनाए थे उस समय, उन्होंने एक प्रोविजन रखा था कि अगर इस ग्रुप से नॉट फाउंड सुटेबल वाले कैंडिडेट निकलते हैं तो दूसरे ग्रुप के कैंडिडेटों से इसको कर दिया जाए। और आज ये जब निश्चित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, फाइनल डिसीजन में दे दिया कि नहीं, आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, सब ग्रुप बना सकते हैं, तो अब सब ग्रुप बनाने की चर्चा जोर पकड़ ली है। सब ग्रुप का मतलब यह है कि जो आर्टिकल 341(2) या 342(2) में सूची है, उस सूची से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी।
अगर उस सूची में किसी स्टेट में 65 जातियां हैं तो वो जातियां वही रहेंगी, न उनको निकाला जाएगा और न उसमें किसी को रखा जाएगा। ये पावर पार्लियामेंट की है, उसको नहीं टच किया जा रहा है। लेकिन उस 65 या 66 जातियों में देखा जाएगा कि कौन कौन सी जातियां आरक्षण में लायंस शेयर होल्ड कर रही हैं, मतलब सबसे ज्यादा जिनको आरक्षण का लाभ हुआ है उनको चिन्हित करके उनको एक क्लासिफाइड किया जाएगा। और निश्चित रूप से जो ज्यादा हिस्सेदारी आरक्षण में शेयर किए हैं ऐसी जातियों को परसेंटेज, आरक्षण का जो परसेंटेज है, मान लीजिए कि हम उत्तर प्रदेश की बात ले लेते हैं, हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मान लेते हैं, या हरियाणा की ही बात ले लेते हैं या पंजाब की बात ले लेते हैं, तो जो लायंस शेयर ग्रुप है उसको उस आरक्षण में कुछ कम कोटा दिया जाएगा और ज्यादा कोटा उनको दिया जाएगा जो अभी तक आरक्षण का लाभ से वंचित हैं। और उसमें यह भी कहा गया है कि जो वंचित वाला ग्रुप है, अगर वहां सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिल रहा है तो जो लायंस शेयर होल्डर ग्रुप है वहां से भी कैंडिडेट लिए जा सकते हैं। कुल मिला के बात यही है कि जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला है एससी कोटे में या एसटी कोटे में, उन जातियों को, उन जनजातियों का एक ग्रुप बनाकर उसी कोटे में से उनको कुछ दिया जाए, ताकि ये ना हो कि उनका प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा है, केवल खास लोग ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये तो फैसले की बात हो गई। अब सामाजिक रूप से इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये वक्त बताएगा, लेकिन निश्चित रूप से जो लायंस शेयर होल्ड करने वाली जातियां हैं वो तो नाराज हैं, वो नाराज हैं और वो ताकतवर भी हैं, क्योंकि उन्होंने आरक्षण का लाभ लेकर के अपने आर्थिक स्थिति तो मजबूत कर ली है, सामाजिक स्थिति से उनको कोई मतलब नहीं है। सामाजिक प्लेटफॉर्म पे जो शेड्यूल कास्ट की जातियां हैं सबके साथ एक जैसा व्यवहार है, और यही हाल शेड्यूल ट्राइब्स में है। लेकिन कुछ जातियां ऐसी हैं जिनके साथ उस तरह के व्यवहारों में भी डिस्क्रिमिनेशन है। वो डिस्क्रिमिनेशन है जिसको कमेटी ने फाइंड आउट किया है, वो आप भी समझ सकते हो। अगर राजनीति में देखा जाए तो शेड्यूल कास्ट की सीट पर पार्टिकुलर और मैक्सिमम एक ही वर्ग के लोग आते हैं। उस 65-66 जातियों में से ये 4-5 जातियां तो राजनीति के अंदर शेड्यूल कास्ट में रिप्रेजेंट कर रही हैं, लेकिन शेष जातियां उनको रिप्रेजेंट करने का मौका नहीं मिला। तो ये स्थिति जो बनी हुई है, इस स्थिति से भी निजात पाने वाली बात होगी। और नौकरियों का तो पहले ही बताया गया कि वो 4-5 उस वर्ग के 4-5 जातियां तो नौकरियों में सबसे ज्यादा हैं और इधर वालों टोटली लापता हैं। तो निश्चित रूप से सामाजिक अस्थिरता और एक ईर्ष्या द्वेष की भावना पैदा होने वाली है, जो आज शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के मंच पर लोग एक हो जाते थे, उसमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ लकुना लगने वाला है। मुझे याद आ रहा है जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उस समय भी कैबिनेट के अंदर ये चर्चा हो रही थी और वो प्रस्ताव तत्कालीन SC/ST चेयरमैन विजय शास्त्री सोनकर ने दिया था। और यह चीज उन्होंने मुझे 2006 के परिवर्तन रैली जो लखनऊ में हुआ था उसमें उन्होंने मुझे बताया भी था। उन्होंने यह प्रस्ताव दिया था, इत्तेफाक से वो बात लीक हो गई
और लीक होने के साथ कुछ लोग जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन पे बैठ गए ऐसे समीक्षा के खिलाफ। तो ये चीजें तो चल रही हैं और ये मैटर ये आज से नहीं चल रहा है, 1994 से चल रहा है। बीच में जोर पकड़ा था, फिर ठंडे बस्ते में था, फिर जोर पकड़ा, फिर ठंडे बस्ते में गया और आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको जारी कर दिया जैसा वो चाहते थे। कहने वाले कहते हैं कि आर्टिकल 341 2 या 342 2 में आप ग्रुप नहीं बना सकते। आज वो मिथ भी टूट गया, वो ग्रुप बना सकते हैं। तो मित्रों, अपनी एकता को आप मजबूत रखिए। जो सामंजस्य स्थापित हुआ है इसको बनाए रखिए। वो भले ही वर्गीकृत कर रहे हैं लेकिन वो अपने ही वर्ग के अंदर वर्गीकृत कर रहे हैं कि जिनको अभी तक आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिला है उनको भी लाभ मिले। यह चीज आपको भी स्वीकार करनी चाहिए। अन्यथा SC ST में इस तरह की मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी जो बनी हुई है, जो हाशिए पर खड़ी कम्युनिटी है, उसके साथ जस्टिस नहीं हो पाएगा। बेशक आप इसकी आलोचना कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, कोर्ट में पुनर्निरीक्षण के लिए आप पिटीशन भी डाल सकते हैं कि ऐसा आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो भविष्य की बात है। वर्तमान में आपको कुछ भी करना है, अपनी ताकत को, अपनी एकता को बनाए रखना है। लेकिन साथ ही साथ प्रश्न यह भी मैं आपके सामने खड़ा कर रहा हूं कि जो बाबा साहब ने कहा था कि हम सबकी जिम्मेदारी है कि अपने समाज के लोगों का उत्थान करें, उनको आगे बढ़ाएं, उनका हाथ पकड़कर ऊपर उठाएं। हमारी जितनी भी सिविल सोसाइटियां हैं SC ST की, क्या इन सोसाइटियों ने ऐसा करने का प्रयास किया है? प्रश्न ये खड़ा हो जा रहा है। हमारे समाज में अगर हम SC समाज की बात करें, ST समाज की बात करें, तो मुसहर है, कोल है, नट है और भी बहुत सारी जातियां हैं जिनको आप जानते नहीं। उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, उनकी शैक्षिक स्थिति क्या है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है। इसी समाज में जो रिजर्वेशन के दम पर आगे बढ़ चुका है, क्या उसने उनका हाथ थाम के आगे बढ़ाने की कोशिश की? वह तो अपने परिवार को ही आगे नहीं बढ़ा पा रहा है, अपने रिश्तेदारों को आगे नहीं खींच पा रहा है, तो वो तो अदर कास्ट है, उसको कौन खींचेगा आगे? इसका ये परिणाम आपके सामने आया है। हमारी सिविल सोसाइटीज बहुत बड़े बड़े आंदोलन, बौद्धिक आंदोलन कर रही है, लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा कि एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि हमारे ही समाज के सारे अधिकार संविधान में रहने के बावजूद भी इस तरह की परिस्थितियां पैदा कर दी जाए कि आप शिक्षा से वंचित हो जाए, आप नौकरी से वंचित हो जाए, आप मजदूरी करने से वंचित हो जाए। इस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। मैं मानता हूं कि हमारा समाज बहुत, अगर इक्का दुक्का को छोड़ दिया जाए, एक दो जातियों को छोड़ दिए जाए जो आगे निकली हैं, लेकिन उन्हीं जातियों का क्या पूरा समाज आगे निकल गया? ऐसा भी नहीं है। बाकी जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी उसी वर्ग में बैठी हुई है, SC के वर्ग में बैठी है, ST के वर्ग में बैठी है, उनका भी वही हाल है। वो गरीब है, वो रोज पत्ते तोड़ता है, वो रोज डलिया बीनता है, वो रोज मेढक पकड़ता है, अपनी जीविका चलाता है, उसका बच्चा भी वही काम करता है। क्या करे? वो कहां से स्कूल में भेजे? वो तो खाने का जुगाड़ नहीं कर पा रहा है। ऐसे लोगों के लिए
ये सिविल सोसाइटीज ने क्या सोचा? मित्रों, आर्थिक सशक्तिकरण, ये सिविल सोसाइटीज का काम था कि आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लोगों को उत्साहित करते, लोगों को उसमें मदद करते। लेकिन सभी कुछ गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया गया, उस आरक्षण पॉलिसी के ऊपर छोड़ दिया गया। अभी लोग कहेंगे भाई क्यों होना चाहिए, हम तो शिक्षित, हमको मिलना चाहिए। वो शिक्षा नहीं लिया, उसको कौन रोका था? बिल्कुल किसी ने रोका नहीं था। लेकिन आपको किसने रोका था? सवाल यह भी खड़ा होता है। उसको शिक्षा लेने से किसी ने नहीं रोका, लेकिन क्या उसकी आर्थिक परिस्थिति ऐसी बनी कि वो शिक्षा ले सके? उसकी आर्थिक परिस्थिति को सुधारने के लिए आप करोड़ों का चंदा लेकर अधिवेशन करते हैं, उसमें कितनी बात करते हैं उसकी? ऐसे बहुत सारे संस्थाएं, बहुत सारे एनजीओज हैं जो केवल उनके नाम को इनकैश करते हैं और अपना पेट भरते हैं। उसका परिणाम आज ही आया हुआ है। मैं बार बार कह रहा हूं कि बिना आर्थिक व्यवस्था सुधारे आप किसी को मेन स्ट्रीम में नहीं लेकर आएंगे, नहीं ला सकते आप। सामाजिक विकलांगता से आप लड़ रहे हैं, लेकिन आर्थिक विकलांगता की ओर आपका कोई ध्यान नहीं है। ये बहुत गूढ़ प्रश्न है। हम आपको सबको सोचना होगा और समाज के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रयास करना होगा। यह मान लीजिए, जो चीज घट गई इस भारत में, उसको कोई दोबारा रिस्टोर करने वाला नहीं है। आप ये भूल जाइए कि नौकरियां फिर से आबाद होंगी आपके लिए। आप भूल जाइए कि जिन संस्थाओं का निजीकरण हो चुका उनका सरकारीकरण भी होगा। हाँ, दूसरा रूप जरूर हो सकता है, उसमें आपकी भागीदारी हो सकती है, लेकिन सारी चीजें बदल रही हैं। वो सारी चीजें बदल रही हैं। आपके इकोनॉमी आपकी नहीं है। आपके इकोनॉमी पे G8 कंट्रोल कर रहा है। आपके पर्यावरण को G8 कंट्रोल कर रहा है। आप तो झुंझुना बजाते रहिए। मित्रों, समय है या नहीं है मैं नहीं कह सकता। एक दिन आपको भी इस अर्थव्यवस्था में और इन सारे निर्णयों के बीच आपको भी तकलीफ होगी। इसलिए कह रहा हूं, आर्थिक सशक्तिकरण की ओर विशेष ध्यान दीजिए। लोगों ने अपने शिल्प को छोड़ा और शहर में मजदूर बन गए। अपने शिल्प को क्यों छोड़ा? अपने हुनर को क्यों छोड़ा? और आज वो हुनर आपके परिवार में नहीं है। आज वो हुनर आपके परिवार में नहीं है। खेती आपके पास नहीं है। सब जमीनें कम होती चली गई, परिवार बढ़ते गए, जमीन कम होती चली गई। तो आप किस पे निर्भर रहोगे? मजदूरी करने पे। अब एक आदमी का काम, एक मशीन 15 आदमियों का काम करती है। ऑटोमेटिक मशीनें हैं, सीएनसी मशीनें हैं। अब बड़े बड़े वर्कशॉपों में जाकर देखिए, एक मशीन 15 आदमियों का काम कर रही है। उसको कंट्रोल करने के लिए एक इंजीनियर बैठा हुआ है, लेकिन उस इंजीनियर को 15 आदमियों के बराबर तनख्वाह नहीं दी जाती, उसको एक आदमी की तनख्वाह मिलती है। तो 14 आदमी का रोजगार खत्म हुआ कि नहीं हुआ? उनकी मजदूरी खत्म हुई या नहीं हुई? आप यह सोचो। आपके पावर, ह्यूमन रिसोर्स आपके इफरात है,
जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन उस ह्यूमन रिसोर्स का, उस मैन पावर का उपयोग नहीं हो रहा है। आप क्या करोगे? आपके पास तो फिर कोई हार्ड स्किल है ही नहीं। आप अपनी शिल्पकला को भूल गए, आपको मजदूरी मिल नहीं रही है, सारे काम मशीनों से हो रहे हैं। अब रोबोट आ गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ गया, अब चीजें ही बदल गई हैं। कैसे सरवाइव करोगे आप? इस पे भी ध्यान दो। आर्थिक सशक्तिकरण का मुद्दा बहुत गंभीर मुद्दा है, इसको लेके चलिए, अपने शिल्पकला को प्रोत्साहित करिए, आगे बढ़िए। केवल आरक्षण के भरोसे बैठेंगे कुछ नहीं कर पाएंगे। आप आरक्षण करो, न रहेगा बांस न बनेगी बांसुरी। तो सरकार तो बांस ही काट के खत्म करना चाहती है, आप झुंझुना लेके झूमते रहो। मित्रों, इस जजमेंट को आप देखिए, नेट पे अवेलेबल है, डाउनलोड करिए, अंग्रेजी में है, 500 लगभग 70 पेज का है। कोशिश करिए पढ़ने का, समझिए उसमें क्या क्या चीजें दी हैं। मैं लगभग 100 पेज देखा हूं, दलीलें बहुत सारी हैं, चीजें बहुत सारी हैं, लेकिन निर्णय जो आया वो मैंने आपको बता दिया। बने रहिए हमारे साथ, फिर मुलाकात होगी। जय भारत, जय संविधान।